आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है भारतीय संस्कृति, जो कि एक निबंध है और इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित, जो कि आपको सामने दिख रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठ से दो गद्यांश दिए रहेंगे। उनमें से कोई एक, जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इस तरह से आपके बोर्ड के पेपर में गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। आपको इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद इस गद्यांश को पढ़ना होता है और गद्यांश को पढ़ के ही इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। यदि अंक की बात करें तो एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। इस तरह से गद्यांश पर आधारित प्रश्न 6 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ते हैं और इनके उत्तर को लिखना सीखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, संदर्भ लिखने के लिए 3 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि वो 3 चीज़ें आपको पता रहेंगी तभी आप संदर्भ लिख सकते हैं। पहला, आपको आपकी पुस्तक का नाम मालूम होना चाहिए, किताब का नाम मालूम होना चाहिए। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप हिंदी का पेपर ही दे रहे हैं तो किताब का नाम आपको हिंदी मालूम है। दूसरा, आपको शीर्षक का नाम, जिसको आप पाठ का नाम कह सकते हैं, आपको पाठ का नाम भी मालूम होना चाहिए। तीसरा, आपको लेखक का नाम मालूम होना चाहिए। यदि ये 3 चीज़ें आपको मालूम रहेंगी तो आप संदर्भ लिख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, तीनों चीज़ हम लोगों को पता है। किताब का नाम हिंदी है, पाठ का नाम भारतीय संस्कृति है और लेखक का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो चलिए अब हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और ये प्रश्नोत्तर नंबर 1 ही होगा। देखिए, आपके हिंदी के पेपर में 2 खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। तो जो खंड क के 20 सवाल होते हैं उनका उत्तर आपको OMR शीट में, देखिए, इस तरह से काला करके देना होता है, उसको कॉपी पर लिखना होता ही नहीं है। तो उसका तो कॉपी से कोई मतलब ही नहीं है, आपको खंड ख हल करना होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनिए। देखिए, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे और 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे ताकि आपकी लिखावट अच्छी लगे, और 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद आप संकेत लिख लेंगे। देखिए, संकेत लिखने से फ़ायदा ये होता है कि जो कॉपी जांचने वाला होता है वो इस संकेत को देख करके जान लेता है कि आपने 2 में से कौन सा एक हल किया है, पहली चीज़। और दूसरा, ये देखने में भी सुंदर लगता है। तो देखिए, यहाँ पर संकेत का मतलब ये है, संकेत का मतलब ये होता है कि जो गद्यांश आप हल कर रहे हैं, देखिए, जो भी गद्यांश आप हल कर रहे हैं उसके शुरू का, देखिए, जैसे यहाँ पर है अगर असम की, अगर असम की, शुरू का और थोड़ा सा लास्ट का। देखिए, लास्ट में है के लोग देते हैं, इसी को संकेत कहते हैं। ठीक है, इसको उतार लेंगे। देखिए, मैंने यही उतारा है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, अगर असम की के लोग देते हैं। ठीक है, फिर 1 से 2 लाइन आप पुनः छोड़ देंगे। आप कम से कम 1 लाइन तो अवश्य छोड़ दीजिएगा और जो उप नंबर होगा उसको डाल लीजिएगा। देखिए, ये तो मुख्य नंबर है, उसके बाद प्रश्न में उप नंबर भी दिया रहेगा। रोमन का 1 2 हो सकता है या अ ब स ऐसे हो सकता है, जो भी रहे आप डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे।
संदर्भ हेडिंग डालने के बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति निबंध से। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आप निबंध से लिख सकते हैं, आप पाठ से लिख सकते हैं, आप शीर्षक से लिख सकते हैं, कोई भी एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है निबंध से लिया गया है, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि जो किताब का नाम है, जो पाठ का नाम है और लेखक का नाम है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में और हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट का मतलब है कि आप काले रंग की पेन से लिख देंगे। ठीक है, इससे आपका संदर्भ सुंदर दिखेगा। तो पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए अब अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। देखिए मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि यही दूसरा वाला प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा परेशान करता है, जबकि ये सबसे सरल होता है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। और देखिए यदि आपको ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा है तो आप हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या और शुरू में थोड़ा सा जोड़ना है। क्या जोड़ना है मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद आप लाइन को भी थोड़ा सा आगे पीछे करके उतार देंगे। यदि अपने से कुछ जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी थोड़ा जोड़ पाते हैं, कम जोड़ पाते हैं, तो लाइन को भी थोड़ा सा अलट पलट के लिखेंगे ना, तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन आप छोड़ के मत आइएगा। ठीक है, और तीसरा जो है, तीसरे की भी हम बात करेंगे अभी, पहले दूसरे को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है आब हवा से लेकर के, यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश आपको दिख रहा है अंडरलाइन, यहाँ तक पूरा रेखांकित अंश है। इसी की व्याख्या हमको करनी है, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए अब हम लोगों को इसकी व्याख्या लिखनी है, लेकिन चलिए एक बार हम लोग इस गद्यांश को पूरा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को लिखेंगे। यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए पेपर बनाने वाला कहीं भी रेखा खींच सकता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ खींची है वहीं खींचेगा, कहीं भी रेखा खींच सकती है। तो हम पूरे गद्यांश को थोड़ा बहुत समझे रहेंगे तो हम व्याख्या लिख लेंगे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिए, ज़्यादातर रेखा वहीं खींची होती है जहाँ आपके किताब में खींची होती है। तो जहाँ पर आपका पाठ ख़त्म होता है, कोई भी पाठ जहाँ पर ख़त्म होता है उसके पीछे देखेंगे तो गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश के नीचे प्रश्न रहेगा और वहाँ पर रेखा खींची भी आपको मिलेगी। वही परीक्षा में ज़्यादातर खींची रहती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं, फिर लिखते हैं। तो देखिए इस गद्यांश में है क्या कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो भारत में जलवायु का वितरण किस तरह से असमान है और किस तरह से जलवायु का प्रभाव मानव के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उसके शरीर को विभिन्न बना देता है, कैसे कैसे अलग अलग प्रभाव डालता है, यह इसमें बताया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं लेखक जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। तो लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जलवायु के वितरण असमान किस तरह से हैं इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि अगर भारत के असम की पहाड़ियों में 300 इंच वर्षा मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा मिलेगी, हमेशा वहाँ आपको पानी बरसता हुआ मिलेगा,
तो वहीं राजस्थान के जैसलमेर में गर्म भूमि, तप्त भूमि मतलब गर्म भूमि भी मिलेगी, जहां पूरे साल में बिल्कुल भी वर्षा नहीं होती है या 2-4 इंच वर्षा होती है। तो कितना अंतर है। तो यहाँ पर लेखक यही कह रहे हैं कि भारत में इतनी विभिन्नता है कि असम में पूरा पानी ही पानी बरसता है, तो राजस्थान के जैसलमेर में पानी बरसता ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं, कोई ऐसा अन्न नहीं है जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो। देखिए बहुत ही प्यारी लाइन है। लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई भी अनाज नहीं है जो भारत में नहीं होता है। जहाँ पानी ही पानी बरसता है तो वहाँ धान आपको मिल जाएगा, जहाँ कम पानी बरसता है ज्वार बाजरा आपको मिल जाएगा, मक्का मिल जाएगा। तो लेखक यही कह रहे हैं कि भारत में ऐसा कोई भी अनाज नहीं है जो पैदा ना होता हो। क्यों? क्योंकि सब जगह मौसम अलग अलग है और जहाँ जैसा मौसम चाहिए वहाँ के लोग वैसी खेती करते हैं, वैसा अनाज उपजाते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा कोई अनाज नहीं है जो यहाँ नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं, कोई ऐसा फल नहीं जो यहाँ पैदा नहीं किया जा सके। कहते हैं ऐसा कोई भी फल नहीं है जो भारत में ना होता हो। बात को समझिए, जैसे दूसरा कोई देश है ना, तो वहाँ केवल ठंडी ही ठंडी है, 12 महीने ठंडी है, तो वहाँ एक ही प्रकार की फसल होगी, एक ही तरह का फल होगा, क्योंकि मौसम ही एक ही है। अगर किसी देश में गर्मी पड़ रही है तो पूरा साल भर गर्मी ही पड़ रही है, तो वहाँ गर्मी वाली चीज़ें ही होंगी। लेकिन भारत में अगर उत्तर प्रदेश में गर्मी पड़ रही है तो पता चला कि असम में वर्षा हो रही है, पता चला कि जम्मू कश्मीर में ठंडी है, तो अलग अलग फसल होगी, अलग अलग फल होंगे। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कोई फल नहीं है जो यहाँ पर पैदा नहीं होता है। आगे क्या कहते हैं, कोई ऐसा खनिज पदार्थ नहीं जो यहाँ के भूगर्भ में न पाया जाता हो। कहते हैं यहाँ ऐसा कोई खनिज पदार्थ भी नहीं है। आप देखिए, अगर राजस्थान में तांबा मिलता है तो आप झारखंड में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में चले जाइए तो अलग खनिज मिलते हैं। तो हर जगह कहते हैं ऐसा कोई खनिज भी नहीं है जो हमारे भारत में न पाया जाता हो। ठीक है। आगे कहते हैं, और न कोई ऐसा वृक्ष अथवा, आगे लेखक कहते हैं, और कोई ऐसा वृक्ष अथवा जानवर नहीं है जो यहाँ के फैले हुए जंगलों में न मिले। देखिए सही भी है। अगर आप चले जाएंगे असम में तो आपको असम में गैंडा मिल जाएगा। आप गुजरात के गिरिवन में चले जाइए, वहाँ आपको शेर मिलेंगे, सफ़ेद शेर मिलेंगे। तो कह रहे कि यहाँ ऐसा कोई वृक्ष नहीं है जो न पाया जाता हो, और ऐसा कोई जानवर भी नहीं है जो भारत में कहीं ना कहीं न पाया जाता हो। बाकी देशों में क्या है, मौसम एक है तो उसमें एक ही जैसे जानवर मिलेंगे, क्योंकि दूसरा जी ही नहीं पाएगा। अब जिसको गर्मी चाहिए, जहाँ केवल ठंडी है वहाँ कैसे जिएगा, तो वहाँ होगा ही नहीं। लेकिन भारत में गर्मी भी है, सर्दी भी है, वर्षा भी है, तो सभी तरह के जानवर यहाँ के फैले हुए जंगलों में मिलते हैं। ठीक है। आगे लेखक कहते हैं, यदि इस सिद्धांत को देखना हो कि, देखिए लेखक कह रहे हैं कि अगर इस बात को आप देखना चाहते हैं, मेरी बात पर भरोसा नहीं है कि भारत में ये सभी फसलें होती हैं, सभी जानवर होते हैं, कहीं वर्षा होती है, कहीं सूखा होता है, अगर आपको विश्वास न हो और इस सिद्धांत को देखना चाहते हैं कि जलवायु का, आबहवा मतलब जलवायु, कि जलवायु का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर किस प्रकार से पड़ता है, तो आप मेरे भारत में आ जाइए और भारत में इसका जीता जागता सबूत, जीता जागता प्रमाण आपको भारत में बसने वाले अलग अलग प्रांतों के लोग दे देंगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए वैसे आप थोड़ा सा समझिए। देखिए जहाँ आप कश्मीर में जाएंगे तो हमेशा ठंडी पड़ती है, लोग हमेशा स्वेटर, गर्म कपड़े पहनते हैं और मांसाहारी अधिक होते हैं। वहीं पर आप पहाड़ों पर चले जाइए तो पहाड़ों पर भी देखिए ठंडी पड़ती है, वहाँ के लोग मजबूत होते हैं। मैदानी भाग में साधारण मौसम होता है। आप समुद्र के किनारे कन्याकुमारी चले जाइए, मुंबई में समुद्र के किनारे कोलकाता में चले जाइए, तो वहाँ पर मौसम एक सा आपको दिखेगा, अलग मौसम दिखेगा। तो कहते हैं अगर भिन्नता देखनी है कि जलवायु का प्रभाव कैसे अलग अलग होता है, तो आप मेरे भारत में आ जाइए। मैंने कहा ना, कश्मीर के लोग अगर मांसाहारी हैं ठंडे प्रदेशों के, तो जहाँ पे गर्मी पड़ती है वहाँ के लोग कम मांस खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको भारत में देखने के लिए मिल जाएंगी। यही इसकी व्याख्या है। अब आप चाहे जैसे आप
अपने से लिख दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन मैंने कैसे लिखा है, चलिए मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, जब आपका पहला प्रश्न खत्म हो जाए तो 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और फिर जो उप नंबर रहेगा उसको डालने के बाद आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। क्योंकि आपका प्रश्न कह रहा था कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से लिखना है। क्या लिखना है, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जलवायु के कारण भारत में व्याप्त विभिन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि, इतना आप अपने से जोड़ दीजिए। अब इसके बाद आप चाहे जैसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में इतना आपको इस तरह से थोड़ा अलग करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि जलवायु का प्रभाव मनुष्य के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर किस प्रकार से अत्यधिक प्रबलता के साथ पड़ता है, इसे देखना है तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भारत के भिन्न भिन्न प्रांत में बसने वाले लोग देते हैं। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि भारत के भिन्न भिन्न भागों में एक ही समय में अलग अलग जलवायु होने के कारण उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव की भिन्नता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में क्या बताया गया है। तो देखिए इसका उत्तर कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए है, तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहाँ साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती है। तो सीधे सीधे इसका उत्तर मिल गया, लेकिन हम लोग बना के कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आपका दूसरा खत्म हो जाए तो फिर 1 से 2 लाइन छोड़ देंगे, नंबरिंग करेंगे और लिखेंगे। थोड़ा सा पहले प्रश्न से लेंगे, उपर्युक्त गद्यांश में असम और जैसलमेर की वर्षा के विषय में बताया गया है कि, इतना प्रश्न से लिया गया है। अब आगे उत्तर है, बताया गया है कि अगर असम की पहाड़ियों में वर्ष में 300 इंच वर्षा मिलेगी तो जैसलमेर की तप्त भूमि भी मिलेगी जहां साल में 2-4 इंच भी वर्षा नहीं होती। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा हो जाएगा।